हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोस में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसमें हमने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट करंट के कंसेप्ट पढ़े थे हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, हम अपना थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारे दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, और जो फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड द मैटर है। तो यूनिट का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो नाम है वही हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम देखते हैं कि जब किसी वायर के अंदर से कोई करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और जो वायर है, जो कंडक्टर है हमारा, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Whenever some current is passed through a conductor, a magnetic field is generated around it, and the conductor starts behaving like a magnet. Conductor starts behaving like a conductor, like a magnet. This effect, so observed, is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कि मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर से जब हम करंट पास कराएंगे तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हुआ कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और जो हमारा कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, जिसमें हम इस तरह के इफेक्ट को पढ़ते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एंड दिस इफेक्ट सो ऑब्जर्व्ड is called electromagnetism. अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में, और रेस्ट्रिक्ट्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये शो करेंगे कि कंडक्टर के अंदर से करंट पास करने पर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और रेस्ट्रिक्ट्स एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसके अंदर।
ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इस ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे हमारे ऑयस्टेड, उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, ये सपोज ये कंडक्टर है ए बी, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये एक बैटरी है सपोज, और इसमें एक टैपिंग की लगा दी हमारे इस तरह से, ये की है के, और ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल मान लो V है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके नीचे यहां पर एक कंपास रख दिया, और ये कंपास की निडल है, ये निडल है सपोज। इस निडल में एक तरफ ये इस तरफ यहाँ पे कोने पे, यहाँ पे कॉर्नर पे या तो ब्लैक कलर लगा होता है या रेड कलर लगा होता है। जिस तरफ ये ब्लैक या रेड कलर लगा होगा वो नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो इस की को प्रेस करते हैं, यानी इस की को क्लोज करते हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा ऐसे। जब इसको क्लोज करोगे आप तो करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू होता है तो उन्होंने देखा कि इस निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, ये इस तरह से अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरफ। और जैसे ही इस की को वो ऑफ करते हैं, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, और ये निडल जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाती है, वापस अपने जगह पर जाएगी। और फिर जैसे ही वो इसको क्लोज करते हैं तो ये वापस करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और निडल के अंदर फिर से डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार किया, और बार बार उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जब करंट पास करता है, यानी जैसे ही वो की को टैप करते हैं, करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने से इस निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और हमें पता है स्टूडेंट्स की किसी भी मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कब आता है, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। और यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो करने से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये तो था हमारा ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने ये शो करके दिखाया कि करंट पास करने पर निडल में डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब उन्होंने इसमें सिर्फ इतना ही बताया कि निडल में डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो इसके बारे में, निडल की डिफ्लेक्शन के बारे में पता करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक तो है स्नो रूल, और दूसरा है हमारा एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। तो स्टूडेंट देखो, अगर हम देखें डायरेक्शन को, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नीचे ईस्ट हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। यानी जब करंट फ्लो करता है, इस तरफ देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अगर हम निडल के अकॉर्डिंग देखें तो साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करता है, तो जो कंपास निडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये आपका SNOW, S मीन्स साउथ, N मीन्स नॉर्थ, और यहां पर O का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, सिर्फ वर्ड, हमें स्नो फॉर्मेशन करना था तो इसलिए हमने O लगा दिया, यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। और W फॉर वेस्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो करंट जो है साउथ से नॉर्थ में जा रहा है इस तरह से। तो जब किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ तरफ जाएगा तो निडल का, कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। Whenever current in a wire flows from south pole to north pole of a compass needle, then the north pole of compass needle is deflected towards west। ये हमारा स्नो रूल है। और जो दूसरा रूल है हमारे पास में वो क्या है, एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। इसमें क्या है कि मान लो एक there is some person, this is the person, he is swimming in a pool like this। So
जब करंट, इसके अंदर ये करंट है, करंट सपोज इट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीविंग थ्रू हिज हेड। सपोज जो करंट है वो इसके पैरों से अंदर जा रहा है और सर से बाहर निकल रहा है, तो जो निडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा इस स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो था हमारा एम्पेयर स्विमिंग रूल और स्नो रूल, हमारी जो निडल है कंपास निडल उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, या पहले हम करते हैं इसमें कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जब वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। force on a charge particle moving in a uniform magnetic field। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज कितना है, सपोज Q है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना करके मूव कर रहा है। कितना चार्ज पार्टिकल इसका Q, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं इस v को कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो जिस तरफ एंगल बना होता है थीटा, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है इसका, v cos थीटा, और v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका v sin थीटा हो जाएगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लें तो इसमें ये जो है हमारा सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो जिस तरफ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इस तरफ करंट फ्लो करेगा। ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और थंब जो है वो फोर्स को शो करेगा। इस तरह से ये हमारा हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये फोर्स, ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां पर हमारा जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, ये ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F। इसके बारे में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दोबारा से 10th में हम पढ़ चुके हैं वैसे। तो ये जो फोर्स है, फोर्स जो होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। और इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। फोर्स जो होता है, जो चार्ज पार्टिकल है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा जो ये स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है उसके साइन कंपोनेंट के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दो। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा BQV साइन थीटा, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमारा हटता है तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास में, यहां पर F इज इक्वल टू K BQV साइन थीटा, और यहां पर K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, K इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारे पास F इज इक्वल टू कितना आ गया, BQV साइन थीटा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब इसमें हम एक और फॉर्म करेंगे लॉरेंज फोर्स।
लॉरेंस फोर्स क्या होती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में मूव करता है तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगती है उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल moving under the combined effect of electric and magnetic field। इस तरह से तो यानी F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो हमने निकाला था बी क्यू साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पहले निकाल चुके क्यू इंटू ई प्लस बी क्यू वी साइन थीटा। और यहां से अगर मैं क्यू कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास कितना आएगा, ई प्लस बी इंटू वी साइन थीटा। और जब हम साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, क्या आ जाएगा हमारे पास में, F इज इक्वल टू क्यू बाहर है ये हमारा, E प्लस V क्रॉस B। तो ये हमारा लॉरेंज फोर्स आ गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में जो फोर्स लगता है उसे हम इसका लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब इसके हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस करेंगे हम। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस कौन कौन से करेंगे इसके अंदर हम देखो। पहला केस क्या है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ मूव कर रहा है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल moves in the direction of applied magnetic field। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल इस तरफ मूव करके इस तरफ मूव कर रहा होता तो ये एंगल कितना हो जाता हमारा, 0 हो जाता। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास में एफ कितना आ जाएगा, यहां पर हम थीटा को 0 पुट करते हैं, साइन 0 0। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। हेंस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। और सेकेंड केस क्या है इसका, केस 2। ये केस 1 था हमारा, और ये केस 2 है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicular to applied magnetic field। applied magnetic field यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इसका मतलब F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी क्यू वी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो एफ मैक्स इज इक्वल टू बी क्यू वी। तो हमें यहां से ये कंडीशन याद रखनी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, जीरो लगती है, जो कि मिनिमम फोर्स होती है। और मैक्सिमम फोर्स कितनी लगती है, बी क्यू वी, कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। अब हम यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है टेस्ला, उसकी भी हम यूनिट निकालेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, देखो हमें पता है कि हमने निकाला था फॉर्मूला, वी नो दैट F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब लेट कर लेते हैं, लेट जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना है, 1 कूलम है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। एंड थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहां पे 90 डिग्री। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू एफ। तो इसको हम अगर एक सीक्वेंस में देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है जब चार्ज पार्टिकल जो है वो 1 कूलम का हो और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड will be equal to the force exerting on a unit charge, unit मतलब 1 कूलम चार्ज, unit charge moving with unit velocity velocity in a direction perpendicular to applied magnetic field, perpendicular to applied magnetic field। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहां से एक बार फिर समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कब, जब वो चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम जो फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स लगता है उस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट को डिफाइन करो। तो डेफिनेशन करेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की डेफिनेशन लिखो, या कई बार सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1
टेस्ला। तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि F इज इक्वल टू कितना होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालनी है 1 टेस्ला की, तो B कितना आ जाएगा यहां से हमारा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना है, 1 कूलम है। ये जो चार्ज पार्टिकल है कितना है, वो 1 कूलम है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। यानी जब कोई 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा। अगर हम ये सारी वैल्यूज 1 1 1 सब पुट करते हैं यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो यहां से कैसे डिफाइन करोगे, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड will be 1 Tesla, will be 1 Tesla if a unit charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to applied magnetic field, perpendicular to applied magnetic field, experiences a यूनिट फोर्स, यूनिट मतलब 1 न्यूटन का फोर्स। यानी अगर कोई 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसकी यूनिट कितनी है, 1 टेस्ला। अब स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से जिससे हमने 1 टेस्ला की डेफिनेशन निकाली है या हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाली थी, उसी से ही हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन भी निकालेंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट निकालेंगे। हमें पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, वैसा यूनिट तो हमें मालूम है टेस्ला है, लेकिन हम यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में निकालेंगे। B इज इक्वल टू एफ अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू वी साइन थीटा। अब देखो ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम। ये इसकी एमके सिस्टम में यूनिट्स आ जाएगी। और अब हम निकालेंगे इसकी डायमेंशंस, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे। अब यहां पे हम देखो, हमें पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन
थीटा। और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस टू, ये हमारा फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन हम 11th में पढ़ चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस में, ml t माइनस टू। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, a इंटू टी, a इंटू टी। और ये वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन भी आ जाएगी। अब इसमें एक हमने पीछे रूल यूज किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बायट-सावर्त लॉ करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, और एम्पेयर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। दोनों को हम अलग अलग वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बायट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन करेंगे, जिसमें हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करेंगे और सोलेनॉइड और टॉरॉइड के लिए करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सपोज हम इस तरह से अपना लेफ्ट हैंड ले लेते हैं कि ये हमारी सेंट्रल फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर और ये थंब, इन तीनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेच कर लें, तो ये जो हमारा सेंट्रल फिंगर है, सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट, तो जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, और ये फर्स्ट फिंगर है ये फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और थंब जो है वो हमारा थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। सेंट्रल फिंगर करंट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब perpendicular to each other, then central finger represent the direction of current, first finger represent the direction of magnetic field, and this thumb represents the direction of force.